So hello students, today we're gonna start one more topic, that is the format of cash flow statement. देखो सिंपल सी एक बात समझना, इसको रिटेन करना है, इसको क्रैम करना है। अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना टॉपिक की, वो थोड़ी सी मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है, टाइम लगेगा उसमें। तो पहले मैं क्या करूंगा, ऑन कैमरा तुमको समझाऊंगा भी और रटवाऊंगा भी, लेकिन जब ऑफ कैमरा हो सिर्फ रटवाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि मेन देखो हमारे को पता होना चाहिए फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब तुमको पता है कि यहाँ पर तीन एक्टिविटीज को हम कंसीडर करते हैं। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, हाँ या ना। तो बात करते हैं कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को हम कैसे करते हैं। तो आओ जरा शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले कंपनी मान ली हमने XYZ लिमिटेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। इनडायरेक्ट मेथड यूज होता है, तुमको पता होगा। दो मेथड से बनता है कैश फ्लो, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट हमारे कोर्स में है बट डायरेक्ट हमारे कोर्स में नहीं है। और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, ठीक है ना। किससे बनेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। ध्यान रखना, ये तुम डाल लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तुमको पता है तीन एक्टिविटीज होती है। पहली कौन सी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरी इन्वेस्टिंग और तीसरी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले क्या आता है, चेक करो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और लिखा हुआ होगा नोट नंबर 1, लिखा हुआ है नोट नंबर। जितना मैं कह रहा हूं उतना देखना, सिर्फ ज्यादा हरकत मत करना। सबसे हम क्या निकालेंगे? NPBT। क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब ये कैसे निकलता है, आओ जरा शांति से समझना। नोट नंबर 1 पर देखो जरा भाई, ये रहा। सबसे पहले नोट नंबर 1 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बहुत अच्छे देखना, बहुत इज्जत के साथ। हम लोगों को क्वेश्चन में इन दो में से एक चीज गिवन होगी। देखो ये जो दो चीज ना, दो चीज, ये इनमें से कोई एक चीज गिवन होगी। या तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस, सारे खर्चे कटने के बाद, सारे एप्रोप्रिएशंस हटाने के बाद। या फिर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा डिफरेंस ऑफ SOPL। क्या गिवन होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SOPL? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो दो में से कोई एक चीज गिवन होगी। या तो क्या गिवन होगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस। या तो क्या गिवन होगा? या क्या गिवन होगा बताओ? डिफरेंस ऑफ SOPL। अब सुनो, 5 चीजें प्लस करनी है। कितनी चीजें? 5। और 2 चीजें क्या करनी है? माइनस। 5 चीजें प्लस और 2 चीजें। पहली चीज क्या प्लस करोगे? ट्रांसफर टू ऑल रिजर्व्स। बोलो मेरे साथ, ट्रांसफर टू ऑल। दूसरा क्या करोगे इसमें? प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर। क्या करोगे? प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर। फोन रख देना, साइड बैठ जाना। तीसरा इंटरिम डिविडेंड पेड। क्या? इंटरिम डिविडेंड पेड। अगला प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर। बोलो। अगला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड टू SOPL। और 2 चीजें माइनस करेंगे। पहला क्या करेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिटेड टू SOPL। और अगला रिफंड ऑफ टैक्सेस। देखो सिंपल बात रटना है, फिर समझाऊंगा भी उसको। देखो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकालोगे? एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कितनी चीजें प्लस? 5। कितनी चीजें माइनस? 2। अब चेक करो जो जो मैं कह रहा हूं तुम लोगों को। 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 और एक ये और एक ये, 2 चीजें माइनस। फटाफट बोलो कितनी चीजें प्लस करनी है और 2 चीजें पहले प्लस बताओ। सबसे पहले क्या प्लस करेंगे? ट्रांसफर टू ऑल रिजर्व्स। फिर प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर। फिर इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर या करंट ईयर, एक ही बात है। अगला प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पेड ड्यूरिंग द ईयर या फिर करंट ईयर, बात एक ही है। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड टू SOPL। और माइनस क्या करोगे? 2 चीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिटेड टू SOPL और अगला रिफंड ऑफ टैक्सेस। और सबको करने के बाद क्या आ जाएगा? NPBT। क्या आ जाएगा? NPBT ये आ जाएगा। पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। देखो होता क्या है, हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या निकालना है? और ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने हमको कौन सा प्रॉफिट चाहिए?
ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? बात समझ में आ रही है? तो ये सब हमने क्या करा, जब हमारे पास ना प्रॉफिट होता है ना, वो सारे खर्चे कटने के बाद होता है कंपनी के पास। हमें बनाना है ऑपरेटिंग में जाने के लिए, तो ऑपरेटिंग में जाने के लिए हमको सारे जो भी उसमें से रिजर्व्स वगैरह निकले हुए होंगे, हमने जो डिविडेंड वगैरह पे कर रखा होगा, वो सब क्या कर देंगे? प्लस। क्योंकि नीचे से ऊपर जाना है, तो सारे खर्चे जो काट रखे हैं वो क्या कर देंगे? प्लस। और जो सारी इनकम जोड़ रखी है एक्स्ट्रा, वो क्या कर देंगे? माइनस। तो हमको पता लग जाएगा हमारा ऑपरेशंस का कितना है, हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, टैक्स कटने से पहले और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से भी पहले। इसलिए हमने क्या करा, सारे खर्चे प्लस कर रखे हैं और जितनी भी इनकम्स है वो क्या कर रखी है? माइनस। ध्यान रखना इस चीज को। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? एनपीबीटी। क्या निकालते हैं? एनपीबीटी निकालने का फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला मतलब स्टेटमेंट बताओ। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? दो में से एक चीज, या तो नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस या फिर डिफरेंस ऑफ एसओपीएल। कितनी चीज प्लस करोगे? 5। पहली चीज ट्रांसफर टू ऑल रिजर्व्स। दूसरा प्रीवियस ईयर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। अगला इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। अगला प्रोविजन टैक्सेशन करंट ईयर। अगला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड टू एसओपीएल। और अगला दो बच्चे माइनस वाले, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिटेड टू पीएल और रिफंड ऑफ टैक्सेस। यहां तो कोई दिक्कत? और ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर क्या? टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, अब हमने ये कैलकुलेट करना सीख लिया कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है आगे क्या करना है, समझना मेरी बात। हम एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। किस किस का? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। क्योंकि नॉन कैश क्यों? क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कुछ खर्चे हमारे नॉन कैश भी होंगे, वो क्या करेंगे? डिसअलाउ करेंगे। क्या करेंगे? इसको डिसअलाउ, हटा देंगे। और जब खर्चे हटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। नॉन ऑपरेटिंग जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट, वो खर्चे हटेंगे, वो इनकम हटेगी। अगर वो खर्चे हटेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम हटेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ना, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। आओ जरा, सबसे पहले क्या ऐड करा उन्होंने? डेप्रिसिएशन। क्या ऐड करा? क्योंकि डेप्रिसिएशन कौन सा खर्चा हमारा? नॉन कैश। क्या है? नॉन कैश। अगला बोलो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। क्या? या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अगला गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड। अमोर्टाइज भी क्या है? एक प्रकार का डेप्रिसिएशन ही है, लेकिन डेप्रिसिएशन वर्ड किसके लिए यूज होता है? फिक्स एसेट्स के लिए, टेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए। और इसके लिए इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए क्या यूज होगा? अमोर्टाइज। अगला इंटरेस्ट पेड ऑन एलडीबी, इंटरेस्ट पेड ऑन एसटीबी। अगला इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। अगला लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग है। अगला इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और लेस करोगे क्या? इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, रेंटल इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। और अगला डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर, पता मैंने इसे अपने टाइम में कैसे याद करा था? IRDGD। तुम भी देख लो, IRD की बात है, IDRGD ऐसे याद कर लो। IDRGD, ITR बोल दो ना, ITR। अब IDR कर लो और GD कर लो या DG कर लो, जो मर्जी कर लो। मेन याद रखना है तुम लोगों को, कैसे भी निमोनिक्स बना लो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है ना? चलो जी, हम किसका एडजस्टमेंट करेंगे बताओ जल्दी जल्दी? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम का। बोलो प्लस वाले बोलो। डेप्रिसिएशन, फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ, फिर इंटरेस्ट पेड ऑन एलटीबी, इंटरेस्ट पेड ऑन एसटीबी, फिर गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क अमोर्टाइज, फिर इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म मतलब वही बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। अगला लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगला इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। माइनस वाली बताओ। IDRGD बोलो। IDRGD, आई मतलब इंटरेस्ट इनकम, D R G और लास्ट में डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर। और ये सब करने के बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है ना?
आओ जरा दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सारे बोलो सबसे पहले। एनबीबीटी, एनबीबीटी कैसे निकलता है? 5 चीजें, 2 चीजें, 5 चीजें प्लस, बताओ फटाफट। सबसे पहले ट्रांसफर टू ऑल रिजर्व्स, दूसरा प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, अगला इंटरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, अगला प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड टू पीएल, 2 चीजें माइनस, बताओ फटाफट। आइटम्स क्रेडिटेड टू एसओपीएल, और अगला रिफंड ऑफ टैक्सेस। ये कहां पर चला जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। फिर एडजस्टमेंट करेंगे किस किस का? नॉन कैश ऑन नॉन ऑपरेटिंग। सबसे पहले क्या प्लस करेंगे? डेप्रिसिएशन, फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ, फिर गुडविल पेटेंट्स ट्रेडमार्क अमोर्टाइज, फिर इंटरेस्ट ऑन एलटीवी, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का इंटरेस्ट और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का इंटरेस्ट, अगला इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, अगला लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगला इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितनी इनकम माइनस है? 4-5, कौन कौन सी? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगला अब क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, खत्म। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, तुमने ना रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा था, डेबिट साइड, और डेबिट साइड में क्या आता था रिवैल्यूएशन में? एसेट का घटना, लायबिलिटी का बढ़ना, समझाया था। और क्रेडिट साइड में एसेट का बढ़ना, लायबिलिटी घटना। एक बार दोबारा बोलो, रिवैल्यूएशन का डेबिट में क्या आया था? प्लस कर दो। एसेट का घटना, लायबिलिटी का बढ़ना, प्लस कर दो। चेक करो, डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन का डेबिट क्या कर दो? प्लस। भगवान के लिए खौफ खाना ईश्वर का, यहां पर ये मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट क्रेडिट, वे समझाने के लिए, रटवाने के लिए चीज। बताओ रिवैल्यूएशन का डेबिट क्या कर दोगे? प्लस। रिवैल्यूएशन का डेबिट बताओ क्या था? एसेट का, लायबिलिटी का। रिवैल्यूएशन क्रेडिट एसेट का, लायबिलिटी का, वो क्या कर दोगे? माइनस। चेक कर लो तसल्ली से। डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस, और इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस। अब आपका क्या आ जाएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या आ जाएगा? लेस करोगे आप इनकम टैक्स पेड, क्या करोगे? क्या आ जाएगा आपका? कैश फ्लो फ्रॉम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब सुनो, आपने ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड टू एसओपीएल, ऊपर क्या किया था? प्लस। अब क्या कर दोगे उसको? माइनस। चेक करो, ये माइनस कर दिया। आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिट टू एसओपी क्या किया था? ऊपर माइनस। अब क्या कर दोगे? प्लस। और एक चीज बताऊं, पुरानी बुक के फॉर्मेट में ये है ही नहीं। डीके गोयल में जो पुरानी बुक है ना, उसमें ये है ही नहीं। क्यों? उसका इफेक्ट नेट हो जाएगा। पहले ऊपर प्लस कर दो, नीचे क्या कर दो? माइनस। ऊपर क्या कर दो? माइनस, नीचे क्या कर दो? प्लस। तो उन्होंने दिखाया ही नहीं इस चीज को, लेकिन अब उनको अकल आई कि दिखाना चाहिए कि फॉर्मेट का पार्ट है। ठीक है ना, भाषण में आ गई। मुझे नहीं लगता पेपर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो डालेगा, बट कुछ नहीं पता वक्त का। मुझे लगता नहीं कि सीबीएसई यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का पॉइंट डालेगा। मुझे नहीं लगता ये पॉइंट डालेंगे, नहीं लगता। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं आएगा, नहीं लगता। अगर ये यहां नहीं आएगा तो ऊपर भी नहीं आएगा। तो आप लेकिन रिवीजन के टाइम पर उसको अच्छे से रिटेन रखना कि ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड टू एसओपी क्या होता है? प्लस, और लास्ट में ऑपरेटिंग में क्या होता है? माइनस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स टू एसओपी क्रेडिट टू एसओपी क्या होता है? ऊपर माइनस, और लास्ट में क्या हो जाएगा? प्लस। अगर सुनो, अब दो यहां पर दो आंसर आएंगे। अगर ये आया पॉजिटिव, क्या आया? तो आंसर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ये आया वर्ड क्या? नेगेटिव, क्या आया? तो क्या लिखोगे? नेट कैश यूज्ड। क्या लिखोगे? नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। खत्म। अभी ऑफ कैमरा का रिवीजन कराऊंगा, फिर कैमरा ऑन करके क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसके। ठीक है, तो जितना अब तक हम लोगों ने पढ़ा है ना, उस लेवल पे जितने क्वेश्चन बन सकते थे या बन रहे हैं, उसी क्वेश्चन देखेंगे जितना अब तक हमने पढ़ा है 2 दिन में। ठीक है ना, कल का दिन और आज का दिन मिला करके। इज्जत देना बेटा, इज्जत। What will be the effect of issue bonus share on cash flow statement? अगर हम बोनस शेयर को इशू करते हैं, उसका क्या इंपैक्ट आएगा? सबसे पहली बात, वर्ड क्या है वहां पर? इशू ऑफ बोनस शेयर। क्या वर्ड है?
हमने किसको इशू करा, और बोनस शेयर मतलब फ्री के शेयर्स। बोनस शेयर मतलब अंश एनएज आपको समझ में आ रहा है? बोनस शेयर मतलब फ्री के शेयर्स। अभी किसी एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों? अगर यहां पर हम बोनस काट दें, सिर्फ इशू को रखें, आई मीन इशू ऑफ शेयर्स को, तो ये किसका पार्ट बनेगा? फाइनेंसिंग का। किसका? कैपिटल का बढ़ना, कैपिटल का, बोरिंग्स का बढ़ना, बोरिंग्स का, किस एक्टिविटी का पार्ट बनेगा? लेकिन वर्ड क्या आया बच्चों यहां पर? बोनस शेयर, फ्री के शेयर्स, कोई आउटफ्लो इनफ्लो, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो इफेक्ट। क्या आएगा? अगला क्वेश्चन, इज्जत देना। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट इज शोन अंडर विच हेडिंग इन कैश फ्लो स्टेटमेंट? ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट, फाइनेंसिंग। बोलो क्यों? क्योंकि देखो, चाहे एलटीवी हो, चाहे किसका पार्ट होगा? बोरोइंग्स का। किसका पार्ट होगा? बोरोइंग्स का बढ़ना, बोरोइंग्स का घटना किसका पार्ट होगा? और बोरोइंग्स चाहे एलटीवी हो, चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो, चाहे किसका पार्ट होगा? फाइनेंसिंग का। तो इसका आंसर क्या आएगा? फाइनेंसिंग। समझ में आ रही बात? देखो, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, कितने इजी थे। कोई है जो समझाए? स्टेटमेंट 1, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी एडेड बैक फॉर कैलकुलेटिंग कैश फ्लो ऑपरेशंस। बिल्कुल सही। आज तो बड़ा फॉर्मेट में इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर क्या करते हैं? प्लस करते हैं। क्या करते हैं? बिल्कुल सही कहा। डिविडेंड रिसीव इज अ फाइनेंस एक्टिविटी? नहीं। डिविडेंड कब रिसीव करोगे आप? जब आप किसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करोगे, और इन्वेस्टमेंट करना कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? तो ये भी किसका पार्ट बनेगा? इन्वेस्टिंग। ये फाइनेंसिंग का पार्ट। अगर यहां पर रिसीव्ड का वर्ड क्या होता? पेड। क्या होता? तब किसका पार्ट बनता है? ये फाइनेंसिंग का। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? छोटी छोटी चीज है बेटा, छोटी छोटी चीज। कई बच्चा होता डिविडेंड, चल फाइनेंसिंग, चल हटाओ भैया, आपने तो कहा था मां कसम कि डिविडेंड फाइनेंसिंग में आएगा। अबे गधी हो तो देख क्या है वहां पर, रिसीव्ड है या फिर पेड है। हाँ या ना? ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? पहला तो सही है बट दूसरा गलत है। तो फर्स्ट इज ट्रू मतलब करेक्ट, एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। ए आएगा इसका आंसर। चलो, while preparing CFS, which of the following transaction will affect the cash flow from investing activity? No doubt मैंने अब तक इन्वेस्टिंग नहीं करा है, बट बेसिक हमको पता है, तो उसको ट्राई करना चाहिए हम लोगों को। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ ना, गुडविल परचेज ये आएगा। चाहे एसेट टेंजिबल हो, चाहे किसका पार्ट होगा? इन्वेस्टिंग का। किसका? अच्छा, आउटफ्लो इनफ्लो है? आउटफ्लो, क्योंकि पैसा, तो इसका आंसर आएगा बी। चलो एक बार सी भी पढ़ लेते हैं, सी क्यों नहीं आया? बिल्डिंग परचेज डेफिनेटली आएगा इन्वेस्टिंग में, लेकिन भाई ने बोला इशू ऑफ डिबेंचर से, मतलब इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरेशन अदर देन, तो उसका यहां पर कोई मतलब कीवर्ड क्या है? अदर देन, कैश से अलग, तो वो, और लास्ट बोनस शेयर तो आ ही नहीं सकता। अगर हम किसी शेयर्स को इशू कर रहे हैं, क्या नाम है, अंश, तो वो यहाँ पर बोनस शेयर को इशू कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी? बताओ भाई इसका आंसर, मैं नहीं बता रहा हूं, तुम लोग बताओगे। इसका आंसर क्या आएगा मिस आयुषी वर्मा? बताओ इनमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताओ बेटा इसका आंसर क्या आएगा? इश्यू डिवेंचर्स आएगा नहीं आएगा? बहुत शानदार बेटा। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी किसका आएगा? प्रॉपर्टी कहां आएगा? गजब बाबू, बहुत शानदार बेटे, बहुत ही बढ़िया। ये क्या बदतमीजी हो रही है? अच्छा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ये आएगा, कह सकते हैं, पिटोगे आप मेरे हाथ से। आंसर क्या आएगा? परचेज ऑफ इन्वेंट्री। गुड्स को परचेज करना किसका पार्ट बनेगा? अरे एक बात सुनो, तुम्हारे भी व्यापार है, तुम्हारा किसी का व्यापार है बेटा? पेंट का, तो तुम्हारे पिताजी पेंट परचेज करते हो, तुम्हारी फैक्ट्री है, परचेज करते हो। जब तक पिताजी इन्वेंट्री परचेज नहीं करेंगे तो माल कैसे बिकेगा बेटा? तो इन्वेंट्री परचेज करना तुम्हारा बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट है ना बाबू, ध्यान रखो। एंट्री कह रहा हूं, ये किसका पार्ट बनेगा? ऑपरेटिंग का। किसका पार्ट बनेगा? ऑपरेटिंग का। सेल ऑफ पेटेंट्स, आपने पेटेंट को बेच दिया, रिजल्ट्स इन, बताओ
कैश आउटफ्लो इनफ्लो, पहले तो ये बताओ, कैश इनफ्लो है तो आउटफ्लो वाले तो पहले काट दो जिंदगी से, एक ही है। अच्छा कैश इनफ्लो किसका होगा, ऑपरेटिंग का, नहीं ऑपरेटिंग काटो, इन्वेस्टिंग का, हाँ इसका आंसर क्या आएगा, बी। अगर आप क्या कर रहे हो, पेटेंट्स को बेच रहे हो, इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कैश का इनफ्लो है तो प्लस होगा माइनस होगा, शानदार। 6 क्वेश्चन हमारे हो गए, देख रहे हो तुम लोग। चलो बताओ, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश। आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बेच रहे हो, कैश का फ्लो होगा, पूछो क्यों, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। एक बात बताओ छोकरो, मैं इस जेब का पैसा इस जेब में डाल दूं, इनफ्लो है आउटफ्लो है, फायदा क्या है बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, नो इफेक्ट, मतलब स्टेटमेंट 1 क्या है, गलत। दूसरा, कैश फ्लो इंप्लाइज मूवमेंट ऑफ कैश इन एंड आउट ड्यू टू सम नॉन कैश आइटम, बिल्कुल गलत। सेकंड देखो क्या बोला उसने कि कैश फ्लो में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ कैश एंड, मतलब मूवमेंट होता है कैश का आना या जाना ड्यू टू सम नॉन कैश आइटम, ड्यू टू सम कैश आइटम, तो ये गलत है। तो पहली स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरी स्टेटमेंट भी, तो बोथ आर फॉल्स। रुक जाओ, देख लो हमने पढ़ा नहीं पढ़ा अब तक ये, अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी हमारी इतनी वर्थ नहीं, हम इसे कर दे, इसे भी कर दे, और इंटरेस्ट कर दे, फाइनेंस एक्टिविटी। व्हेन इज इंटरेस्ट रिसीव्ड, हाँ बताओ, इंटरेस्ट रिसीव करना फाइनेंस एक्टिविटी होता है। क्वेश्चन मुझे त्रुटि लग रही है, क्वेश्चन गलत है ये लिखा होगा व्हेन इज इंटरेस्ट रिसीव कंसीडर्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तब जब हम कौन सी एंटरप्राइज है, फाइनेंशियल, ये गलत है बाबू क्वेश्चन। इंटरेस्ट रिसीव करना इन्वेस्टिंग होगा या ऑपरेटिंग होगा, इन्वेस्टिंग किसके लिए होगा, नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए, और फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग, तो क्वेश्चन गलत है बाबू, ठीक है ना। अब देखो हम इतनी समझ कब आएगी कि हम चीजों को ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन गलत है। बाकी अगर बड़े क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो कुल मिलाकर के जितना अब तक हमने पढ़ा इन 2 दिनों में, मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए, ठीक है ना, मैं बुक के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, अपने क्वेश्चंस बड़े क्वेश्चंस भी कराऊंगा, वक्त आने पर सब कुछ होगा, थोड़ा समय दो बस मेरे को। एक बार अगर मैं चीजें इकट्ठे लमसम उसमें समझाऊंगा ना, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखेंगे अकाउंट्स में हम लोग, और ऑफ कैमरा रिवीजन करके अपने अपने घर चले जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।